हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद आप सबके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हो कि कुछ दिनों की क्लास में ब्रेक थी। ईद आपकी थी। सबसे पहले आप सबको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। और साथ साथ रमज़ान के कुछ लास्ट दिनों में काम भी होता है, इस वजह से क्लास प्रॉपर नहीं हो पाई। और बहुत से बच्चों ने इस बारे में पूछा भी, उनसे मैंने बताया भी। जिन्होंने नहीं पूछा वो अब जान ले कि किस वजह से क्लास नहीं हुई थी। आइए हम रेगुलर क्लास पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से जैसे हम पढ़ते थे उसी तरीके से पढ़ेंगे। ईद भी बीत चुकी है और बहुत सारे काम भी क्या कहते हैं आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए सुबह आया हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या पता है, गुड मॉर्निंग आप सबको। अब आइए हम लोग पढ़ते क्या है। हम लोग पढ़ रहे थे ईथर। ईथर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ईथर की प्रिपरेशन पढ़ ली थी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर हमको पढ़ना है। और मैंने बताया था ईथर जो होता है आपको क्या होता है, ईथर का फार्मूला होता है आप लोग जानते हो, आर ओ बॉन्ड आर। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ईथर जो होता है इस युग्म इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण क्या होता है, ये आपका क्षारी होता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आपका क्या है, लेविस बेस है। क्या है, लेविस बेस, जिसे हिंदी में लुईस क्षार कहते हैं, लेविस बेस। ठीक है, लेविस बेस। और जितने भी लेविस बेस होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, नाभिक स्नेही होते हैं। क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। अब अगर ये क्या है आपका बेस है, तो किसी अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। तो पहली रिएक्शन जो आपकी होगी वो क्या होगी, आपकी साल्ट फॉर्मेशन। और ये भी रिएक्शन आपका जो ट्रिक है वो उसी पे आधारित है। कौन सा ट्रिक इस पे भी काम करता है, एसपी बोर्डे। एसपी बोर्डे ट्रिक जो है, एसपी बोर्डे जो ट्रिक हमने बताई थी एल्कोहल में, ठीक है, वही वाली ट्रिक इसमें भी काम करता है। ठीक है, एसपी बोर्डे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, यस से क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन। यस फॉर सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, यस फॉर सॉल्ट फॉर्मेशन। देखिएगा, सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। देखिए, जब भी इधर क्या कहते हैं खनिज अम्लों जैसे HCl और H2SO4 से क्रिया करता है तो क्या बनाता है आपका, ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सोनियम लवण बनाता है। देखिएगा यहाँ पे, जैसे ईथर का फार्मूला हमारा क्या है, हम लेते हैं डाई एथिल ईथर का एग्जांपल लेते हैं, C2H5O, C2H5। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे HCl से हम रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बनाएगा आपका, देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो H प्लस और Cl माइनस होगा। H प्लस पे यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा एक सॉल्ट जिसको लिखने का तरीका ये है, C2H5O। ठीक है, क्योंकि इससे जैसे ये जुड़ जाएगा आपका, और ये C2H5। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो पूरे में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl माइनस। Cl माइनस लास्ट में क्या है, दिख नहीं रहा है, देख लीजिए, Cl माइनस। तो इसका नाम क्या होगा, ठीक है, डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम क्लोराइड। डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम क्लोराइड। ऑक्सोनियम क्लोराइड क्यों कहते हैं, देखिए जैसे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोनियम, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज तो क्या हो जाएगा, ऑक्सोनियम। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। डाई एथिल ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम क्लोराइड। डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड दिख रहा है, दिख रहा होगा। ठीक है, अब आइए यहीं पे इसका दूसरा रिएक्शन भी देख लेते हैं। देखिएगा, दिखेगा गौर से, नहीं दिखेगा तो बताइएगा। दूसरा रिएक्शन जो H2SO4 से कराएंगे, C2H5O, C2H5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस H2SO4। H2SO4 क्या देता है आपको, H प्लस और HSO4 माइनस। ठीक है, लिख देते हैं H प्लस और HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे H प्लस में तो ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको देगा,
ठीक है, तो क्या बना लेगा देखिएगा, सेम इसी तरीके से C2H5O, इससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे C2H5, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा HSO4 माइनस। तो इसका नाम कोई बताएगा, कोई बताएगा इसका नाम, इसका नाम क्या होगा, डाई एथिल, ठीक है, डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, डाई एथिल, डाई एथिल, उसके बाद ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट, ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये क्या हो गया आपका सॉल्ट फॉर्मेशन पहला हो गया, ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन। अगली रिएक्शन हम लोग देखते हैं फटाक से, ठीक है, गौर से देखिएगा यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन। उसके बाद हमारा पी फॉर PCl5 से रिएक्शन, रिएक्शन किससे कराएंगे, रिएक्शन विथ PCl5, PCl5 से अपक्रिया, PCl5 से अपक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया, PCl5 से अपक्रिया, ये आपका दूसरा रिएक्शन होने जा रहा है। PCl5 से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, आप जानते हो PCl5 से रिएक्शन अगर हम कराते थे अल्कोहल की तो क्या बनता था वहाँ पर एल्किल हाइलाइड, यहाँ भी क्या बनेगा आपका एल्किल हाइलाइड बनेगा। कैसे, आप जानते हो सिंपल से ईथर का फार्मूला क्या होता है, ROR, ये सिंपली ईथर का फार्मूला है, ठीक है, यहाँ PCl5 लिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिए यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उससे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 2R है, ठीक है, और 2Cl, क्या बनाएगा 2RCl, 2R बॉन्ड Cl प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा PCl3, ठीक है, और O, तो क्या हो जाएगा POCl3, POCl3। ईथर के केस में जब PCl3 से PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो POCl3 बनता है लेकिन HCl नहीं बनता है, लेकिन अल्कोहल में उसके साथ साथ क्या बन जाता है HCl, क्योंकि वहाँ पे एल्किल हाइलाइड के केवल क्या बनते हैं, एक मॉलिक्यूल बनते हैं। तो आप बताएंगे रिएक्शन लिखेंगे कैसे लैंग्वेज में, जब ईथर या डाई एथिल ईथर की अपक्रिया, ईथर की अपक्रिया PCl5 से कराई जाती है तो एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे ले R की जगह हमने ले लिया C2H5, OC2H5 प्लस PCl5 गिव्स क्या हो जाएगा 2C2H5Cl प्लस POCl3। गॉट इट, समझ गया होगा आप में, अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। आइए फिर हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं, जल्दी से इसको देखिए, बहुत सिंपल है ये, ठीक है, PCl5 से रिएक्शन। बी फॉर बर्निंग, बर्निंग मीन्स दहन, ठीक है। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं, बर्निंग, दहन। दहन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अपक्रिया कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम डाई एथिल ईथर का एग्जांपल लेंगे और उसके बाद आपका क्या कराएंगे, दहन कराएंगे। जैसे हमने लिया C2H5, ठीक है, दिख रहा है OC2H5, ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शन करा दी किससे हमने, ऑक्सीजन, दहन करा रहे हैं। अब CO2 जब भी दहन कराते हैं तो CO2 और H2O बनता है। अब आप खुद ही समझ सकते हो यहाँ पे हमारे पास कितना कार्बन है, 4, यानी 4CO2 बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4CO2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 10, यानी 5H2O बनेगा, 5H2O, ठीक है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं 4 2 8, और यहाँ पे कितने हुए, यहाँ पे कितने हुए आपके 5, 8 5 कितना हुआ 13, ठीक है, वहाँ यहाँ तो 6, यहाँ पे 6O2 होगा, क्या हो जाएगा 6O2, कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, फिर फट से देखते हैं हम लोग, O फॉर ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 स्टार लगा लीजिए, ठीक है।
देखिए जब भी ईथर का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण किया जाता है, ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है, पराऑक्साइड बनता है, ईथर डाईएथिल ईथर पराऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है, अस्थायी होता है और एक विस्फोटक भी होता है। देखिएगा यहाँ पे C2H5, हम यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर रहे हैं, CH3 CH2O CH3 CH2 CH3, वही बात हुई, C2H5O C2H5, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कहते हैं, इसके वायु के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो देखिए यहाँ पे O2 हो गया आपका, और सूर्य का प्रकाश हम लोग H लिखते हैं, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, पराऑक्साइड बनेगा। कैसे, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, ये CH है ना, इससे जुड़ता है इस कार्बन से, ठीक है, CHO बॉन्ड O, आप पराऑक्साइड की पहचान जानते हो, O बॉन्ड O और ये H, ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये आपका CH2 CH3, ठीक है, तो ये आपका है, क्या कहते हैं, ये आप जानते हैं, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं पराऑक्साइड, तो इसका नाम क्या होगा, डाई एथिल ईथर पराऑक्साइड, डाई एथिल ईथर पराऑक्साइड, ठीक है, तो ये भी आपका क्या कहते हैं। अब इसके बारे में सुनते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग सुनते हैं। डाई एथिल ईथर पराऑक्साइड जो होता है आपका, वो क्या होता है, एक अस्थायी यौगिक है, और क्या होता है, ये विस्फोटक होता है, क्या होता है, विस्फोटक होता है। तो इसके नमूने को जो परीक्षण करना होता है, तो जिसका उपयोग करना होता है, तो इसके नमूनों का पहले कहते हैं परीक्षण करते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, अशुद्धि है या पराऑक्साइड बना है कि नहीं बना है। तो पहले इसको उतार लीजिए तो देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ईथर जो है, ये जब ईथर पराऑक्साइड बनता है तो वो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, अस्थायी यौगिक है, और उसके साथ साथ वो विस्फोटक भी है और विषैला भी है, विस्फोटक है और क्या है, विषैला है। और इसकी इस प्रकृति की जांच करनी है, जैसे कि कोई ईथर का पुराना नमूना हमको मिले और उस नमूने को में हमको क्या कहते हैं, पराऑक्साइड है कि नहीं है, इसकी जांच करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमने ईथर लिया और इसको किसी और मतलब इसको, अब ईथर को जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहते हैं, निश्चेतक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमने पराऑक्साइड बना हुआ ईथर, ठीक है, निश्चेतक के रूप में यूज़ कर लिया तो क्या करेगा, विषैला होगा, ठीक है, जो कि नुकसान करेगा, ठीक है। उससे बचने के लिए पहले ईथर के पुराना नमूना अगर रखा हुआ है, ठीक है, पुराना सैंपल अगर रखा हुआ है, तो उसमें हम ईथर पराऑक्साइड बना है कि नहीं बना है उसकी जांच करते हैं। उसकी जांच करने का क्या तरीका है, इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या लिया, पहला जो है, पहला है, हमने लिया ईथर का नमूना, ठीक है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया, क्या मिला दिया, पोटेशियम आयोडाइड प्लस स्टार्च, साथ साथ उसमें क्या मिलाते हैं, स्टार्च मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, स्टार्च मिलाते हैं, तो आपको कैसा रंग मिलेगा, नीला रंग, नीला रंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पराऑक्साइड इसमें उपस्थित है, पराऑक्साइड उपस्थित, यहाँ पे लिख लेंगे, पराऑक्साइड उपस्थित, पराऑक्साइड उपस्थित, ठीक है। और भी एक तरीका है, दूसरा तरीका देखते हैं, ईथर नमूना, प्लस यहाँ पे लेते हैं KCnS, पोटेशियम थायोसाइनाइड, क्या लेते हैं, पोटेशियम थायोसाइनाइड
पोटेशियम थायोसाइनाइड लेंगे और उसको क्या कहते हैं हम लोग अगर इसका रिएक्शन कराएं, ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें सैंपल लेते हैं, क्या कहते हैं, Fe2+ आयन कोई भी, ठीक। तो अब जब ये आपका क्या कहते हैं, ये सब सारी चीज़ें क्या कहते हैं मिक्स किया जाएगा, तो आपको मिलता है क्या कहते हैं लाल रंग। लाल रंग ये भी क्या कहते हैं पराक्साइड की उपस्थिति की पहचान है, ठीक है, इसमें पराक्साइड उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, दो तरीका है ईथर के पुराने नमूने में पराक्साइड की जांच करने का, ठीक है। ये क्या है, पोटेशियम थायोसाइनाइड, लिख लीजिए पोटेशियम थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, ठीक है। Fe2 क्या है, ये कोई ये फेरस सल्फाइड है, ठीक है, फेरस सल्फेट या फेरस क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नमूना लेंगे जिसमें क्या कहते हैं आयरन क्या हो 2+ में उसका चार्ज हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा फेरस, फेरस कर लीजिए। फेरिक कब होता है, जब क्या कहते हैं Fe3+ होता है, तब फेरिक होता है। हो गया, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद अगर और भी इसमें एक तरीका ये है, ईथर के विलयन में अगर हम हल्का सा क्या कहते हैं क्यूपरस ऑक्साइड मिलाकर रखते हैं, क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O, लिख लीजिएगा। ईथर के विलयन में अगर हल्का सा क्यूपरस ऑक्साइड मिला के रखते हैं Cu2O, ठीक है, तो इसको मिलाने के बाद ये क्या करता है ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। कैसा उत्प्रेरक, निगेटिव कैटलिस्ट, निगेटिव निगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट जैसे बिहेव करता है। और ये ईथर पर ऑक्साइड के बनने की दर को कम करता है, जिससे क्या कहते हैं ईथर विषैला नहीं होता है, ठीक है। तो एक चीज़ इसको कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा रिडक्शन, हो गया ये रिडक्शन मतलब अपचयन, अपचयन, ठीक है। अब अपचयन कराते हैं। ईथर का जब भी अपचयन कराया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है एल्केन बनता है। याद रखिएगा, ईथर जब भी अपचयित होता है तो क्या बनाता है एल्केन बनाता है। और ईथर का अपचयन किस में कराते हैं, लाल फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में, ठीक है। ईथर हम आप यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ईथर देखा क्या कहते हैं ROR, ठीक है। अपचयन कराने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं 4H, ठीक है। किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, रेड फास्फोरस, ठीक है, HI, साथ साथ इसको हीट करेंगे। अब क्या बनेगा, एल्केन बनना है, ये है क्या है एल्किल है, RR एल्किल है, जब एक H जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा एल्केन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा R, यहाँ पे मेरे ख्याल से 2RH क्या हो जाएगा 2RH, ठीक है। 2RH, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यूज हुआ, 2 हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन प्लस H2O, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे R की जगह हम ले लें C2H5, ठीक है, और यहाँ पे C2H5 प्लस 4H, कंडीशन सारी वही, रेड फास्फोरस HI और ये आपका डेल्टा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे तो सिंपल सा है C2H5 C2H5, ठीक है। तो C2H6 एक H जुड़ेगा C2H6,
एक H जुड़ेगा C2H6। तो आपका यहाँ पे कार्बन जो आपका क्या कहते हैं, अगर इसको पूरा लिखा जाए तो C4H10 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे जैसे यहाँ अगर R के रूप में लिखें तो हमारा क्या होगा 2C2H5, 2C2H5, गौर से देखिएगा 2C2H5। इसमें H हमने जोड़ा है दो ना, तो अगर हम H जोड़ें दो यहाँ पे तो ये 2C2H5 की जगह क्या हो जाएगा 2C2H6, क्या हो जाएगा 2C2H6। तो देखिएगा यहाँ पे अब, तो ये हो जाएगा आपका C2H6, 2C2H6, ठीक है, प्लस H2O। कैसे समझा कि नहीं बेटा? देखो एक C2H5 है, ये एक H जुड़ेगा इससे तो C2H6 हो जाएगा, दूसरा C2H5 है, दूसरा H जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा C2H6। तो इस तरीके से क्या बनेगा 2C2H6 बनेगा। एल्केन, अब ये एल्केन है, कॉमन नाम इसका लिखा तो एल्केन है, और ये क्या हो जाएगा आपका एथेन। C2H6 को क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। आइए डिहाइड्रेशन देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं जल्दी से, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, ठीक है, निर्जलीकरण। अब निर्जलीकरण को देखते हैं हम लोग। निर्जलीकरण मतलब क्या कहते हैं? निर्जलीकरण क्या होता है? जब किसी कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है, और होता किसके प्रेजेंस में है? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और एक्शन ऑफ हीट, हीट के एक्शन में क्या कहते हैं, और कैटलिस्ट की उपस्थिति में निर्जलीकरण होता है तो H2 मॉलिक्यूल निकलता है, तो आपका वो निर्जलीकरण कहलाता है। अब जब ईथर का निर्जलीकरण कराते हैं सांद H2SO4 की उपस्थिति में तो एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन बनता है। गौर से देखिएगा, ठीक है, एल्कीन C2H5O C2H5, ठीक है। निर्जलीकरण कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? सांद H2SO4, सांद H2SO4 हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए H2O निकालना है ना, तो अगर एक H इससे निकले, एक H इससे निकले, ठीक है, तो इसमें कितना बचेगा C2H4, इसमें कितना बचेगा C2H4, और H2O भी निकल जाएगा। तो अगर हम आपको ट्रिक करके दिखाएं तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, चलिए करके दिखा, CH3CH, इसका निकाल लेते हैं O, और यहाँ पे CH, और ये आपका CH3, कंडीशंस वही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये H, ये O और ये H, H2O निकालेगा, CH3CH, यहाँ पे C2 हो गया, 3H और A1 4 C2H4, C2H4, तो क्या बनेगा 2C2H4 प्लस H2O, ठीक है। वो तो मैंने ट्रिक बताने के लिए इसको बताया है ना, ठीक है। तो अब इसी तरीके से अगर हमने क्या कहते हैं कोई और एल्कीन ले लेनी है तो उसमें भी आपका यही बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए तो ईथर का हमने डाईएथिल ईथर का एग्जांपल लिया, डाईएथिल ईथर, और उसका निर्जलीकरण, वैसे एग्जांपल में यही पूछा ज़्यादातर डाईएथिल ईथर का, तो उसका निर्जलीकरण कराएंगे तो एल्कीन बनेगा आपका, ठीक है। अब आते हैं क्या कहते हैं लास्ट, लास्ट क्या है आपका एस्टरिफिकेशन, ठीक है। इस ट्रिक के रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एस्टरिफिकेशन, ठीक है। एक चीज़ इसमें और भी याद रखेंगे हम लोग, चलिए हमने कई बार बताया भी है, अगर यही रिएक्शन हम Al2SO4 की प्रेजेंस में करें, Al2O3 सॉरी, Al2O3, Al2O3, ठीक है, एल्यूमिना, तब भी क्या बनेगा? एल्कीन ही बनेगा, 2C2H4 प्लस H2O। अब ये कौन सा एल्कीन है भाई? तो मैंने बॉन्ड में नहीं लिखा है, वैसे लिखा है C2H4 क्या होता है? एथिलीन, एथिलीन, ये भी एथिलीन है, एथाइलीन, एथिलीन, ठीक है।
चलिए लास्ट रिएक्शन हम लोग लिखते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है, सॉरी एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण, एस्टेरिफिकेशन, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। आप जानते हो एस्टरीफिकेशन की अपक्रिया सिंपल अगर एस्टरीकरण कराई जाती है तो किसी भी कंपाउंड की अपक्रिया जब हम क्या कहते हैं एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से कराते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है, ये तो कॉमन है, ठीक है। जब किसी भी कंपाउंड की अपक्रिया एस्टरीकरण करानी हो तो उसकी अपक्रिया किसके साथ कराते हैं, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो आपका एस्टर बनेगा कैसे, जैसे हमने ले लिया क्या था, इसका एस्टरीकरण कराना है हमको, हमने एस्टरीकरण कराने के लिए लिया CH3COCl, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, एक तरह का एसिड क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा दी हमने C2H5O से, ठीक है। तो अब देखिए क्या बनेगा, अब किसके प्रेजेंस में कराते हैं, इसको बताते हैं निर्जल ZnCl2, किसके प्रेजेंस में, निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो आप गौर से देख सकते हो C2H5 और ये Cl एक एल्किल हाइलाइड बनेगा, उसके बाद CH3COO C2H5, CH3CO पहले है फिर OC2H5, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, और साथ साथ क्या बनेगा C2H5Cl एथिल क्लोराइड, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या अगर एसिड एनहाइड्राइड से, अगर एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला का CH3CO, CH3CO O, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन हम लोग करा दे, क्या कहते हैं C2H5O C2H5, C2H5O C2H5, कम वही निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2, देखना बेटा। अब ये गौर करने वाली बात है, इसको देखिएगा, अगर हम देखें तो एक अणु अगर इसको लिया जाए, ये